क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को करवाने वाला हूं 1 से लेकर मतलब आपको 23 तक पूरा सॉल्यूशन यहां पर मैं करवाने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है। जैसे ही पढ़ोगे तो आप बिल्कुल ये सोचोगे कि ये पेपर तो जैसे कि आपने ही बनाया हो ऐसा आपको लगने वाला है। बिल्कुल बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। पेपर जैसे आपके हाथ में आएगा ना, बोर्ड परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो या कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आपको हम बेहतर तैयारी करवाते हैं और 100% पूरा आता है। तो ये क्वेश्चन पेपर आज हम हल करने वाले हैं, जिसमें से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। 2026 का हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं का तड़कता भड़कता ये हिंदी का पेपर हम लेकर आ चुके हैं संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। 1 से लेकर तो मैं 23 तक पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ। यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लेना है तो वीडियो को लास्ट तक सीधी सी बात है देखना पड़ेगा। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये पेपर देखिए, पूरा पेपर मैं आपको बताता हूँ कि ये पेपर हम हल करने वाले हैं। ये पेपर देखिएगा, पूरा A to Z हम हल करवा देते हैं आपको और पूरा बता देते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं। 1 से लेकर 23 तक पूरा हल होगा पेपर। क्वेश्चन क्रमांक आप पहला स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प को चुनकर लिखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो बताइए बच्चों, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। जैसे ही पेपर हाथ में पकड़ोगे ना, तो यूँ मान के चलिएगा कि उछल कूदोगे, उछल कूद कर वहीं पर बैठ जाओगे कि क्या पेपर आया है। पूरे 75 नंबर तोड़ फोड़ के हम आ जाएंगे। जी हाँ बच्चों, आप सही सुन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पेपर आपका आने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार हम आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु आपका उत्तर हो जाएगा। महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है 1 होती है, 4 से कम होती है, 8 या 8 से अधिक होती है, 4 से अधिक होती है। तो महाकाव्यों में सर्गों की संख्या जो होती है वो 8 या 8 से अधिक होती है। तो इसमें सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है शांति का, क्रांति का, गति का, सुख का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्रांति का। ठीक है, बिल्कुल आप भी क्या करेंगे, हिंदी विषय के पेपर में क्रांति मचा देंगे जब पेपर आपके क्या आएगा, हाथ में आएगा। जी हाँ बच्चों, आप सही देख रहे हैं। यहाँ पर आप सही जगह आ चुके हैं। आपको हम सभी सब्जेक्ट के पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करवाने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। बहुत कम समय बचा है। पूरा पेपर के टुकड़े टुकड़े करके आना है हमें, मतलब पेपर फाड़ना नहीं है। मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे से हल करके हमें आना है, ये कहने चाह रहा हूँ। नहीं तो आप जाते से ही पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दो, तो नहीं करना है आपको ऐसा। नहीं तो एग्जामिनर आपको हाथ पकड़कर घर का रास्ता दिखा देगा कि चलिए श्रीमान जी आपको घर छोड़कर आते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर है चौथा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 7 होते हैं, 8 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें 8 सही उत्तर लगा लेंगे आप। साना साना हाथ जोड़ी गद्य की विदा है। संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, आत्मकथा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है आपका, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, उसका नाम होगा लखनऊ। लखनऊ आप सही उत्तर लगाएंगे। अगले प्रश्न को आप देखेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, खालिस्तान। खालिस्तान देखेंगे और जैसे खालिस्तान आप कंप्लीट करोगे तो आपका पूरा दिमाग भरा जाएगा। ऐसे भरा जाएगा कि वाह, सबसे ज़्यादा नंबर तो मुझे ही आने वाले हैं। आप ऐसा सोचने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो भी करने वाले सब कुछ आपको याद रहेगा। बिस्मिल्लाह का मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। तो बालाजी मंदिर में। आंसर क्या हो जाएगा? बालाजी मंदिर। धन्य तुम भी तुम्हारी धन्य। तो इसमें आ जाएगा माँ।
आंसर लगाएंगे आप। दो वर्णों के मेल को बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, बच्चा बच्चा जानता है कि चौपाई में 16 मात्रा होती है। नागार्जुन ने को स्वीकार किया, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, तो उत्तर लगाएंगे बौद्ध धर्म को। बेजू की मुलाकात से हुई बैजनाथ तिवारी से या भूषण तिवारी से, वैसे ही भूषण तिवारी होना चाहिए था पर भूषण तिवारी लगा देंगे हम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल आपको बिल्कुल हलवे क्वेश्चन लग रहे होंगे, हलवे जैसे बिल्कुल मीठे मीठे, जैसे आपकी इच्छा होगी कभी खा जाए इन क्वेश्चनों को तो, लेकिन खाना नहीं है, पेपर आपके मोबाइल में ये देख रहे हैं आप और आपके मुंह में मोबाइल आ जाएगा, है ना। अभी आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है। इसी प्रकार शानदार शानदार एक से बढ़कर एक वीडियो आने वाला है शानदार सॉल्यूशन के साथ। आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है, ध्यानपूर्वक आपको देखना है और झंडे गाड़ कर आना है, लाल पीले काले। सत्य फत्य देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में फत्य अफत्य का चयन करना है। संगतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा होता है, तो इसमें आप सत्य लगा देंगे। केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, असत्य, असत्य नहीं है, इसमें सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केशवदास जी जो हैं रीतिकाल के कवि हैं, सत्य लगाएंगे। जब किसी प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होता है उसे अन्युक्त अलंकार कहते हैं। सत्य, सही बात है भाइयों और बहनों, सत्य बात है। सार्थक शब्दों के समूह को अलंकार कहते हैं, तो सार्थक शब्दों के समूह को अलंकार नहीं कहते हैं, असत्य, क्योंकि उसे वाक्य कहते हैं। मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक प्रेमचंद है, असत्य, इसमें आंसर क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा। मन्नू भंडारी 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, तो ये भी आपका हो जाएगा असत्य, असत्य होएगा। चलो, पेंच पलट देता हूँ और पेंच में इधर पलट रहा हूँ, ये देखिएगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ है बीती बातें याद दिलाना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीती बातें याद दिलाना, बीती बातें याद दिलाना। माता कंचल पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो इनके जो लेखक हैं उनका नाम है शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अगले क्वेश्चन में बताइए, आप सभी जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कहानी के कितने तत्व होते हैं, तो कहानी के जो बच्चों आंसर हो जाएगा, कहानी के जो तत्व होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 6 तत्व हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 का 6। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है, तो कवि जयशंकर प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें हम कलाधर कहते हैं, कलाधर कहते हैं जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, किसी एक महाकाव्य का नाम रचिता सहित लिखिए, तो इसका आंसर लिखेंगे, महाकाव्य का नाम लिखना है बच्चा बच्चा जानता है रामचरितमानस। बच्चा बच्चा जानता है कि सर अगर ये आ गया ना तो रामचरितमानस का झंडा हम गाड़ देंगे और एग्जामिनर हमारे झंडे को उखाड़ लेगा। और तुलसीदास, लिखने वाले कौन, तुलसीदास। रामचरितमानस को लिखा किसने, तुलसीदास ने। अगला क्वेश्चन है, रस की परिभाषा, तो रस की परिभाषा अगर आपको देनी है तो आप लिख सकते हैं किसी काव्य को, किसी काव्य, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए, किसी काव्य को पढ़ने सुनने व देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं।
उसे रस कहते हैं। ठीक है, लिख देना, 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। ओके बच्चों, आगे हम बढ़ जाते हैं। जो भी हमारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जहाँ से भी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उसका हाथ पकड़ के लेकर आओ उसको, और उससे बोल दो कि अभी समय बहुत कम है, पढ़ ले मेरे भाई नहीं तो फेल हो जाएगा। पढ़ ले मेरे भाई नहीं तो फेल हो जाएगा, ऐसा उसको बता दो। जैसे कि माँ कहती है सो जा बेटा नहीं तो हाव आ जाएगा, उसी प्रकार अपने दोस्त को आप भी डरा दो कि पढ़ ले मेरे भाई नहीं तो फेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 को हल कर लेते हैं, तब तक आपका दोस्त आ जाएगा। एक बार उसको शेयर कर दो। राजपुत्र में आपको क्या बताना है, यहाँ पर मिलाना है जोड़ी। तो राजपुत्र को हम मिला देंगे किससे, तो इसको मिलाएंगे तत्पुरुष समास से। श्रव्य काव्य जो होगा वो क्या होगा, तो इसमें हम लगा देंगे, हमें नहीं पता क्या लगाएंगे, लेकिन हम देखते हैं पहले बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत क्या हो जाएगा, ये रेखा चित्र हो जाएगा। श्रव्य काव्य जो होगा वो कहानी हो जाएगा, कहानी। शांत रस तो ये निर्वेद होगा। हिरोशिमा पर अणुबम गिराया गया, अणुबम। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर 5। सब बच्चों में ठीठ बेजू, ये मिल गई जोड़ी। इस प्रकार जोड़ी आप मिलाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। एक बार हम क्वेश्चन पेपर पूरा देखेंगे, उसके बाद में हम सभी आंसरों को भी देखेंगे। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं या रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं, दोनों आंसर बताने वाला हूँ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पहले पेपर देखेंगे उसके बाद में हम आंसर भी करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यशपाल अथवा राम रक्ष बेनीपुरी का परिचय, 2 रचनाएं बाफाफेली बताने वाला हूँ। सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मा वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। आइए सभी क्वेश्चन के आंसर हम जानेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लेते हैं। आगे यदि हम बढ़ें और क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है सूरदास निराला का काव्यगत परिचय। 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष। कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित, 2 खंड काव्य के नाम रचिता सहित, और बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक आगे को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। कमर कसना मतलब तैयार होना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, और यहाँ पर समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। सब कुछ बताने वाला हूँ, पर एक बार नज़र डाल दो, फर्राटेदार वाली नज़र एक बार क्वेश्चन पेपर पर डाल लो कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम आंसर कैसे लगाएंगे। आंसर भी बताने वाला हूँ। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, सुख और दुख, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते। और देखिए आगे, क्या खतरनाक क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल तिल मिला जाओगे जब पेपर क्या लोगे, हाथ में लोगे तो आप कूदे इधर से उधर बेंचों पे भागोगे कि अब क्या होगा हमारा। ठीक है, तो पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि आप बहुत ही शानदार यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। वास्तविक दुनिया में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। और एक कहानी ये भी, पाठ में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन, संदर्भ प्रसंग करना है। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग कैसे करेंगे। बिहसी लकुनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाबट मानी, पुनि पुनि मोह देखाव कुटारू, चहत उड़ावन फूकी पुहारू। ये तो हमारा चौपाई है और ये लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से, और इसको लिखने वाले तुलसीदास। याद रखिएगा, अगर ये नहीं करना हो तो नीचे वाला कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप संदर्भ में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है।
इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? यहाँ पर परशुराम जी के प्रश्नों के उत्तर लक्ष्मण जी हंसते हुए मधुर वाणी में देते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? बी ऐसी लखनऊ बोले मृदुमानी, हंसते हुए लक्ष्मण बोलते हैं मधुर आवाज में, अहो मुनीसु महाबटमानी, अरे आप तो क्या है, महामुनि है। पुनि पुनि मोह देखाव कुटारू, आप बार बार मुझे ये फलसा दिखा क्यों रहे हैं? चाहे तो उड़ावन फूकी पुआरू, क्या आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देते हैं? ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, नहीं तो आप नीचे वाली कर सकते हैं। अब ये कहाँ से है? और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, ये दंतुरित मुस्कान पाठ से है। और इसको लिखने वाले कौन है? नागार्जुन है। ये वाला कर सकते हैं आप। ये वाला 3 नंबर का आपका आएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, मतलब नेताजी का चश्मा पाठ से ये पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ। और इसको लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ नेताजी का चश्मा से ली गई है। इसके रचयिता कौन है? स्वयं प्रकाश हैं। प्रसंग में यहाँ पर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न देखकर भावुक हुए हलदार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। व्याख्या इसी लाइनों को हम इधर उधर करके लिख देंगे। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ देखते हैं, आज काशी भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। तो ये संस्कृति पाठ से है और लिखने वाले बदंत आनंद कौशल्यायन है। ये नहीं करना तो ये कर लो बच्चों, जो अच्छा लगे वो करना। 3 नंबर का आएगा। इसमें संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। और उसके बाद ये आंसर भी देखने वाले हैं। कंप्यूटर आज की आवश्यकता विषय पर अनुच्छेद लिखिए। पर्यावरण सुरक्षा पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको चिंता नहीं करना, बस सारी चिंता हमें करना। आप तो बस देखते जाओ होता क्या है आगे आगे। सब कुछ आंसर, हम क्वेश्चन ही देख रहे हैं, अभी आंसर भी आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का आ गया है, अपठित गद्यांश। इसमें क्या करना है? तो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसका शीर्षक क्या होगा? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा शीर्षक? यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। पहले का आंसर, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। ये इसका टाइटल हो जाएगा पहले का। उसके बाद सारांश लिखना है। तो यहाँ पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना उसकी कल्पना की जा सकती है। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। ये सारांश हो जाएगा। मैत्री में सबसे आवश्यक क्या है? तो मैत्री में सबसे आवश्यक परस्पर विश्वास है। मैत्री में सबसे आवश्यक परस्पर विश्वास। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला, ये नहीं करना तो काव्यांश भी आप कर सकते हैं। श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब असंक रहते अभाव से, सब इच्छित सुख पाते, राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? तो सबसे अमूल्य धन। ठीक है, सबसे अमूल्य धन क्या है? श्रम। तो यहाँ पर अमूल्य धन श्रम, अमूल्य धन श्रम, ये इसका क्या लिख दोगे आप? आंसर ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का सारांश में यदि हम बात करें तो यहाँ पर श्रम के महत्व के बारे में बताया गया है। सभी व्यक्ति खूब धन कमाते हैं, खूब मेहनत करके धन को कमाते हैं और उस धन से जो वो चाहते हैं उसको खरीद पाते हैं। राजा हो प्रजा हो नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुष्य ही। राजा प्रजा कुछ नहीं होता है, मात्र कौन होता है? मनुष्य होता है, जो अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करता है? वो श्रम से मेहनत करके धन कमाता है। यहाँ पर देखिएगा 2 क्वेश्चन रहेंगे। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक के अंत पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखेंगे
निबंध को रट डालो, फोड़ डालो, इसको तोड़ डालो, इसको टुकड़े टुकड़े कर लो क्योंकि समय बहुत कम है। पर्यावरण प्रदूषण रट डालो और जीवन में खेलों का महत्व 2 रट डालो। दोनों में से पेपर में छपने वाला है, 100% आने वाला है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। चलिए आंसर अब हम देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चनों के। सभी क्वेश्चन के आंसर हम बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ उठाकर, करा दो सर। चलिए तो आंसर अब करा देते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, आपकी उंगली में कांटा लगा हो तो मत करो लाइक, ठीक है। एक बार सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ताकि आपका अगले वीडियो के माध्यम से भला हो सके। चल ठीक है, बहुत बच्चों ने कर दिया है, बहुत बच्चों ने कर दिया, मतलब आपकी उंगली में कांटा नहीं लग रहा है इसका मतलब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, आगे बिल्कुल आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाएंगे क्योंकि पेपर के टुकड़े हमें जो करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहले से नहीं 6 से हम हल करेंगे। प्रगतिवाद रीतिकाल की विशेषताओं को हम देखेंगे। चलो जल्दी से शेयर कर दो, एक बार जल्दी से शेयर कर दो, लाइक ठोक दो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दो, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 6 वाला। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रगतिवादी काव्य में समाज की समस्याओं, अन्याय, गरीबी और शोषण के खिलाफ जागरूकता दिखाई देती है जो समाज सुधार और क्रांति की भावना से प्रेरित होती है। दूसरी विशेषता, इसमें सरल भाषा का प्रयोग करके जीवन के यथार्थ और आम लोगों की समस्या का चित्रण होता है, ठीक है। अतो वाला भी देख सकते हैं। रीतिकाल की 2 विशेषताएं। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों का प्रचुर प्रयोग। रीतिकालीन काव्य शैली विशेषकर श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों का प्रचुर प्रयोग और दरबारी वातावरण के प्रभावों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें 2 के साथ 2-3 विशेषताएं इसमें आ गई है। उसके बाद में गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो देखिए, गोपियों द्वारा भाग्यवान कहकर व्यंग्य करती है क्योंकि वे कृष्ण के इतने निकट रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए और उनके प्रेम से वंचित रहे। अगला क्वेश्चन 7वें का तो वाला, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का महीना बहुत ही मनमोहक और रंग बिरंगा होता है। प्रकृति की सुंदरता हर तरफ फैली हुई है और कवि के मन को मोह लेती है। अगला, यशपाल और रामरक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यशपाल का 2 रचनाएं। तो ये 2 रचनाएं, यशपाल की 2 रचनाएं देखिए, झूठा फच पर्दा और बाफा फैली उनकी यहाँ देख लेते हैं हम। बाफा फैली सहज स्वाभाविक और व्यंग्यात्मक। यशपाल की भाषा सहज स्वाभाविक और व्यवहारिक हिंदी है और इनकी शैली में व्यंग्य की प्रधानता है जो सामाजिक विसंगतियों पर गहरा प्रभाव डालती है या प्रहार करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसके प्रति अपना सम्मान और देश के प्रति अपनी भावना प्रकट करता था, इसलिए उसे कैप्टन कहते थे, वो कोई कैप्टन नहीं था। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि शहनाई बजाने में प्रयुक्त होने वाली रीढ़ मतलब नरकट नामक घास वहीं सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसके अलावा महान शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान भी डुमराव है, इसलिए याद किया जाता है। अब यहाँ पर सूरदास अथवा निराला जी की 2 काव्यगत विशेषताएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं किसकी, सूरदास जी की 2 रचनाएं। सूरदास की 2 रचनाएं हैं, सूर सागर और सूर सप्तक भी है उनकी, और सूर सरावली है, सूर साहित्य लेरिए, भ्रमर गीत है, ये सब उनकी रचना है। भावपक्ष देखें सबसे पहले तो उनके काव्य में कृष्ण भक्ति और प्रेम भावना प्रधान है। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप और लीलाओं का मनोहारी सजीव चित्रण किया है, इससे वे वात्सल्य रस के सम्राट कहलाते हैं। कला पक्ष, उन्होंने मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया जो अत्यंत मधुर, सरस और प्रवाहमयी है। उन्होंने रूपक, बिंब और अन्योक्ति जैसे अलंकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। उसके बाद में निराला का भी देख लो। निराला की जो रचना है वो हो जाएगी अनामिका और परिमल।
भावपक्ष उनके काव्य में स्वच्छंदतावाद, दार्शनिकता और प्रगतिवादी विचार झलकते हैं। उन्होंने शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई है। कला पक्ष में उन्होंने मुख्य रूप से शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। वे छंद के बंधन से मुक्त होकर कविता लिखने के लिए जाने जाते हैं, जिसे मुक्तक छंद कहा जाता है। कहानी और उपन्यास में अंतर, यहाँ पर देखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर। आप सभी जानते हैं अंतर बहुत ही आसान होता है। विस्तार, कहानी का कथानक छोटा होता है, उपन्यास का कथानक विस्तृत होता है। पात्र, कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है और उनका चरित्र चित्रण गहराई से किया जाता है। बस दो ही अंतर हमें लिखना है। नाटक एकांकी में अंतर, सेम अंतर ऐसा कैसे आप लिख सकते हैं, बस उपन्यास कहानी की जगह आप नाटक एकांकी लिख सकते हैं। नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है केवल। नाटक का कथानक विस्तृत होता है, उसमें अनेक घटनाएं होती है, जबकि एकांकी में एक ही मुख्य घटना होती है और कथानक संक्षिप्त होता है। आगे हम देखते हैं दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में प्रायः यति होती है और तुक मिलती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में अन्युक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो यहाँ पर अन्युक्ति अलंकार की परिभाषा, जहाँ अप्रस्तुत वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ अन्युक्ति अलंकार होता है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य करके बात कही जाती है जो किसी पर भी लागू होती है। माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो हास्य रस की परिभाषा, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है जब किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा, आकार, वाणी या चेष्टाओं को देखकर हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ हास्य रस होता है। हम इसको कह सकते हैं हास्य रस किसे कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा, हास्य रस का हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोग होता है तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। सभी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिंद के बासी उदास सी तपव्रत धारी, महाबिनु नारी दुकारे, गौतम तिये तरि तुलसी सो कथा, सुनिबे मुनिवृंद सुकारे। यहाँ पर 13वें में 2 खंड काव्य के नाम लिखना है। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जयद्रथवध मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। 2 खंड काव्य लिख दिए, उनके नाम भी लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर, बच्चे कई तरीकों से माता पिता के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। उनकी बातों को मानकर और आज्ञा का पालन करके, और उन्हें गले लगाकर, चूमकर या उनके साथ समय बिताकर शारीरिक स्नेह जताते हैं। छोटे छोटे उपहार देकर या घर के कामों में मदद करके, अपनी उपलब्धियों को उनके साथ साझा करके और उन्हें गर्व महसूस करा के। ठीक है। उसके बाद में 14वां का अथवा वाला, मैं क्यों लिखता हूँ, इसका आंसर देख लीजिए। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लेखक अज्ञेय को लिखने के लिए मुख्य रूप से 2 बातें प्रेरित करती है। कौन सी है, आइए बताते हैं। यहाँ पर है आंतरिक विवशता, लेखक के भीतर एक बेचैनी होती है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है जो उन्हें लिखने के लिए क्या कर देती है, बाध्य कर देती है। जब तक वे भाव कागज पर उतर नहीं जाता उन्हें शांति नहीं मिलती। दूसरा, अनुभवों को साझा करना, उनके अनुभवों, विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा भी उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद में यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, कमर कसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तैयार होना या दृढ़ निश्चय करना। वाक्य में प्रयोग, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए रमेश ने कमर कस ली। आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। तो वाक्य में प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। हो गए। अब यहाँ पर समास देख लीजिए, शक्ति यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास, ये बता ही दिया था मैंने। सुख दुख, सुख और दुख द्वंद्व समास करवा दिया था। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, तो आंसर देख लीजिए। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल केवल पानी और मिट्टी का गुणधर्म नहीं है, ये नदियों के पानी का जादू है। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमाएं
काली सांवली मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की तिरकन का सिमटा हुआ रूप है। कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? तो कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? आंसर देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि उनका जीवन दुखों और अभाव से भरा था, जिसे वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि आत्मकथा लिखकर वे अपना उपहास नहीं कराना चाहते, वे अपने व्यक्तिगत जीवन की कमजोरियों और असफलताओं को लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहते थे। वे मानते थे कि उनका जीवन इतना महान नहीं है कि उसे आत्मकथा में रूप में लिखा जाए। अगला क्वेश्चन, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? जो क्वेश्चन अब पेपर हमने अभी देखा था पहले 6 से लेकर, तो उसी का हम हल कर रहे हैं, ठीक है, उसी के आंसर लगा रहे हैं हम। तो वास्तविक दुनिया में संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि या विवेक से कोई नई खोज या आविष्कार करता है, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक। आगे हम चलते हैं। एक कहानी ये भी पाठ में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना क्यों कहा है? आइए बता देते हैं। लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना इसलिए कहा है क्योंकि उनका मानना था कि रसोई के कामों में लगकर लड़कियों की प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती है, वे केवल खाना पकाने तक ही सीमित रह जाती है। उनके अनुसार ये वह जगह है जहाँ प्रतिभा को भट्टी में झोंक दिया जाता है, इसलिए बटियार खाना उन्होंने कहा है। और यहाँ पर कंप्यूटर की आवश्यकता विषय पर अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर आज के युग की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में इसका उपयोग देखा जा सकता है। शिक्षा से लेकर व्यापार तक, चिकित्सा से लेकर मनोरंजन तक, हर जगह कंप्यूटर ने अपनी जगह बना ली है। ये सूचना के त्वरित आदान प्रदान, जटिल गणनाओं और डेटा प्रबंधन को आसान बनाता है। कंप्यूटर की सहायता से हम प्रदूषण के स्रोतों का पता लगा सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का प्रबंधन भी कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। तो ये हमारा अनुच्छेद हो गया। उसके बाद में पर्यावरण सुरक्षा पर दो मित्रों के बीच संवाद। चलो संवाद भी सुना देते हैं आपको। अखिल, नमस्ते निखिल, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले। निखिल, नमस्ते अखिल, मैं ठीक नहीं था मित्र, आजकल प्रदूषण बढ़ गया है जिससे लोग अक्सर बीमार पड़ रहे हैं। आगे अखिल, हाँ तुमने सही कहा, ये प्रदूषण हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। निखिल, हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करना चाहिए। अखिल, हाँ हम कॉलेज बाइक की जगह साइकिल से जाकर शुरुआत कर सकते हैं, इससे नए विद्यार्थी भी प्रेरित होंगे। अखिल, यह बहुत अच्छा विचार है, मैं अपने दूसरे मित्रों से भी इस बारे में बात करूंगा। मेरे पिताजी ने भी कॉलोनी में प्लास्टिक की थैलियों का बहिष्कार करने का अभियान चलाया है। अखिल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, मैं भी इस अभियान में तुम्हारे साथ हूँ। निखिल, ठीक है, कल मिलते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने की योजना बनाते हैं। अखिल, चलता हूँ अब। ठीक है, निखिल बोलता है ठीक है। तो इस प्रकार ये संवाद हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे तो जो हमने क्वेश्चन पेपर में हमारा इसके बाद में संवाद के बाद हमने क्वेश्चन देखा था, तो उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखी थी और मैंने अपठित गद्यांश संदर्भ प्रसंग तो आपको वहीं बता दिया था। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक एप्लीकेशन है ध्वनि विस्तारक यंत्र और पर्यावरण प्रदूषण और जीवन में खेलों का महत्व। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे रहा हूँ, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस है, उस वीडियोस को जाकर आप देखें और आप अपने अच्छे से तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक आपको मिल रही है, पर्यावरण प्रदूषण भी है उसमें और पर्यावरण प्रदूषण के साथ जीवन में खेलों का महत्व भी है और साथ में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र भी है। तो बेहतर तैयारी अपनी करते रहें इसी चैनल के साथ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको इसी प्रकार और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, यदि आप हमसे मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और फेसबुक पेज, दोनों में से कहीं पर भी आप कर लीजिए। वहाँ पर आपके तुरंत आपके प्रश्नों के जवाब हम मीठी आवाज़ में देंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।